नमस्कार, मैं परितोष कुमार। आज का विषय हमने चूज किया है वो है OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी। ये हमें ऑडियंस ने यूट्यूब पे ही कमेंट किया था कि OEE यानी इफिशियंसी के बारे में बात करें, तो हम ये लेकर आए हैं। दरअसल जो सुपरवाइज़र और उनसे ऊपर की जो पोस्ट है, सुपरवाइज़र, मैनेजर या उनसे भी ऊपर, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्लांट की एफिशिएंसी कितनी है, इस लाइन की एफिशिएंसी कितनी है। और जब आप इस तरह के पोस्ट के लिए, इस तरह के पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है और हर बार ये कोशिश होती है कैंडिडेट के थ्रू कि इस टॉपिक को हम स्किप करें। बट मैंने ट्राई कर रहा हूं मैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसको इतना जो डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को उसको एक ऐसा बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी समझ में भी आए और वो जब बात करें तो एक कंफर्ट फील करें कि यार ये कोई नई बात नहीं है और इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए देखते हैं कि OEE है क्या। OEE दरअसल 3 चीज़ों का गुणनफल है, 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लाते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड तीसरा है क्वालिटी। इन तीनों को गुना करके जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं OEE। जब हम किसी प्लांट में जब हम नौकरी स्टार्ट करते हैं या एज ए सुपरवाइजर और एज ए मैनेजर, तो हमें OEE निकालने के लिए कहा जाता है। साथ ही एक एक्सेल शीट देते हैं वो, जिसमें कि हमें डाटा भरना है और वो एक्सेल शीट देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है। बहुत ही मुश्किल का मतलब यह है कि उसमें 7 शीट होते हैं और कौन सी सेल कहाँ से कॉपी किया हुआ है ये जानना भी बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए लोग क्या करता है कि जो पहली शीट है इनपुट कैलकुलेशन, उसमें सिर्फ शिफ्ट वाइज डाटा भरते हैं और डाटा भरने के साथ ही बस बोलते हैं कि जो रिजल्ट आ गया वो आ गया। अब वो बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली उसको जानना नहीं चाहते क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इसको कंप्यूटेशन गवर्नेंस को जानने के लिए कि कैसे कंप्यूट करते हैं। तो इन गाइडलाइन को देखने के लिए हमें 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है और उन 3 चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखें। तो इसमें पहला फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल शेड्यूल टाइम। टोटल शेड्यूल टाइम इसको कहते हैं कि जो आपको मंथ में वीक डेज और हॉलीडेज है उसको निकालना है। तो ये ध्यान रखें कि हम अभी डेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका डाटा शिफ्ट बेसिस है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होए कि हम डाटा शिफ्ट बेसिस इंटर कर रहे हैं, लेकिन टोटल शेड्यूल टाइम जो होगा वो मंथली बेसिस पे जो वीक डेज और हॉलीडेज है उसको निकालना है। उसके बाद हमें निकलेगा टोटल शेड्यूल डेज। टोटल शेड्यूल डेज के बाद हमें निकालना है कि हमने प्रोडक्शन टाइम कितना प्लान किया है। सो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। सो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम टोटल शेड्यूल टाइम में से प्लान्ड डाउन टाइम जब हम निकाल देंगे तो वो हमें बचेगा प्लान्ड शेड्यूल टाइम। अब तो प्लान्ड डाउन टाइम क्या है? प्लान्ड डाउन टाइम जनरली इंक्लूड करता है कि शेड्यूल मेंटेनेंस, स्टॉपेज ड्यू टू नो ऑर्डर या नॉन अवेलेबिलिटी। तो स्टॉपेज ड्यू टू नो ऑर्डर, मील ब्रेक यानी जो फिलिंग लाइन होती है उसमें अगर आपने बहुत सारा आदमी लगता है तो इतने सारे आदमी को हम रोटेट नहीं कर सकते, तो अगर वो फिलिंग लाइन मील ब्रेक के लिए, लंच के लिए या डिनर के लिए बंद हो रहा है तो वो भी हमें प्लान शेड्यूल टाइम में, प्लान डाउन टाइम में हम डालेंगे। इसी तरह और फिलिंग लाइन मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके सिमिलर जो भी लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग लगते हैं और रोटेशन करना मुश्किल होता है। उसके बाद है स्टॉक टेक और ट्रेनिंग। स्टॉक टेक और ट्रेनिंग भी प्लान डाउन टाइम में आता है, यानी ये चीज़ें जो है ना, ये टाइम जो है ये आपको OEE को इम्पैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद है कि नेट ऑपरेटिंग टाइम। नेट ऑपरेटिंग टाइम से मतलब है कि एक्चुअल में कितना टाइम आपको मिला अपने मशीन को परफॉर्म करने के लिए, मशीन को रन करने के लिए। सो अब इसमें से प्लान प्रोडक्शन टाइम जो पहले हम निकाला है उसमें से अनप्लान्ड डाउन टाइम निकाल देंगे। अनप्लान्ड डाउन टाइम इंक्लूड करता है चेंज ओवर टाइम। हालांकि चेंज ओवर टाइम में बहुत सारी कंपनियों में या बहुत सारे मैनेजर के थ्रू ये आर्गुमेंट होते रहा है
कि चेंज ओवर टाइम जो है वो प्लान्ड शेड्यूल्ड डाउन टाइम में होना चाहिए, प्लान्ड डाउन टाइम में होना चाहिए, लेकिन अब ज़्यादातर कंपनी इसको अनप्लान्ड डाउन टाइम में डाल रहे हैं, इसलिए कि नंबर ऑफ चेंज ओवर प्लानिंग टीम के द्वारा कम से कम किया जाए, क्योंकि चेंज ओवर के और बहुत सारे बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। उसके बाद है कि सेटअप टाइम, क्लीनिंग टाइम, स्टॉपेज ड्यू टू स्पेस स्कार्सिटी और नो स्टोरेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नो इक्विपमेंट फेल्योर, ये सारे चीज़ जो हैं वो हैं अनप्लान डाउन टाइम। अब इसमें यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने लायक है। एक है कि स्टॉपेज ड्यू टू मटेरियल नॉन अवेलेबिलिटी, यानी आपके पास RMPM नहीं है तो आप लाइन रोक रहे हैं। दूसरा यह है कि आपके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसको रोक रहे हैं। तो RMPM का अरेंजमेंट और स्पेस अरेंजमेंट ये दोनों सप्लाई चेन के अंदर आती है, इसलिए अगर सप्लाई चेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपकी OEE कम हो जाएगी। इसलिए सप्लाई चेन इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो हमें सपोर्ट करे, प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करे, तो OEE कंटिन्यू मेंटेन हो पाएगी। इसके बाद है कि जो क्लीनिंग और क्लीनिंग के लिए भी लोग कहते हैं कि ये हमें डाउन टाइम प्लान डाउन टाइम में होना चाहिए, लेकिन अब 100% कोई भी कंपनी क्लीनिंग को डाउन टाइम में प्लान डाउन टाइम में नहीं डालता है। अगर इसकी वजह से अगर आपकी लाइन रुकती है तो प्रोडक्शन लाइन को 100% जिम्मेवार माना जाता है। अब ये एक बार फिर से आप देख लें कि आपने टोटल शेड्यूल टाइम पहले निकालना है, उसके बाद प्लान डाउन टाइम निकालना है, उसके बाद प्लान प्रोडक्शन टाइम निकालना है और फिर नेट ऑपरेटिंग टाइम निकालना है। ये सबसे जो लास्ट हमारा नंबर है वो है कि नेट ऑपरेटिंग टाइम। नेट ऑपरेटिंग टाइम आपको कितना मिला है, तो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए नेट ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम, और इसका जो परसेंट होगा वो आपकी अवेलेबिलिटी है, यानी अवेलेबिलिटी इक्वल टू NOT बाई PPT। दूसरा फैक्टर OEE का दूसरा फैक्टर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत सिंपल चीज़ है कि आपने का रेटेड प्रोडक्शन कितना है और आपने प्रोड्यूस कितना किया है, यानी स्पीड लॉस। स्पीड लॉस को जो हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस। सो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो प्रीफिक्स है, उसको आप OEE बढ़ाने के लिए चेंज नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा करते हैं सुपरवाइजर या मैनेजर लोग कि जब वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बताना है तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा ये एग्रीड स्पीड जो है ना ये कुछ कम है, जैसे 6000 अगर है तो वो कहेंगे नहीं 5400 है, 5300 है। सो ये OEE को बढ़ाने के लिए चेंज नहीं करना है, क्योंकि OEE प्री फिक्स्ड नंबर प्लान्ड प्रोडक्शन पर आवर जो है वो प्री फिक्स्ड है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैनेजमेंट प्लस मशीन सप्लायर के रिकमेंडेशन पे आप एग्री करें पहले, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन पर आवर आप चेंज कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। वैसे चेंज करना मतलब कुछ बेईमानी हो गई। उसके बाद तीसरा फैक्टर है कि क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर में सबसे ये है कि क्वालिटी लॉस का मतलब है कि बाय एनी वे इफ द प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड दैट इज काउंटेड एट रिजेक्शन। हालांकि कहीं कहीं पे ये कहते हैं कि ये इसको रीवर्क कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, एट द टाइम ऑफ OEE कैलकुलेशन फॉर पर्टिकुलर शिफ्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए इस वक्त रिजेक्शन है। जब हमारा रीवर्क हो जाएगा तो फिर हम उसको दूसरे दिन वाले में, नेक्स्ट शिफ्ट में उसको हम ऐड कर सकते हैं। सो क्वालिटी का मतलब है कि एक्सेप्टेबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट और इनका परसेंट। सो एग्जाम्पल ऑफ OEE कैलकुलेशन कि अब 3 नंबर आपके पास हो गए हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। सो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको OEE मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये हाइपोथेटिकल डाटा है, ये कहीं से करेक्टेड नहीं है कि OEE फैक्टर में एक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का हमने लिया है डाटा, तो इसमें अवेलेबिलिटी 90% है और शिफ्ट 2 में 95% है। परफॉर्मेंस 95 यहाँ भी है, 95 वहाँ भी है। क्वालिटी में 99.5% यहाँ है शिफ्ट 1 में, और यहाँ पे 96% है।
जब आप OE देखते हैं तो शिफ्ट 1 का OE 85 है, जबकि शिफ्ट 2 का OE 86.6 यानी 87% है, जो क्वाइट रिमार्केबल है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन्होंने क्या किया कि क्वालिटी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है, यानी ये जो 99.5% था उस वो 96% पे आ गई। सो OE का मतलब किसी भी तरह से ये नहीं है कि क्वालिटी को आप कंप्रोमाइज करें। स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेट क्वालिटी और द बेस्ट क्वालिटी, इसके ऊपर इसको बगैर कंप्रोमाइज किए हुए जो आपकी OE आती है वो आपकी एक्चुअल OE है। अब एक मैंने और भी लिया है कि एक्चुअल डाटा जो है ना वो मैंने लिया है एक प्लांट से, और ये समझने के लिए मैंने समझा दिया। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए जिस किसी को भी इसमें विषय में इंटरेस्ट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उनको ये PPT फॉरवर्ड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।